डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, अभिक्रिया का वेग नियम। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ये कोरिलेट करता है किसको? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन कोरिलेट्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को जो है हम रेट लॉ कहते हैं, इज कॉल्ड रेट लॉ। यानी अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताने वाले या संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। इसको जो है सामान्य रूप से रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अभिक्रिया की दर या वेग, इसको वेग स्थिरांक मल्टीप्लाइड बाय अभिकारक की सांद्रता की घात n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो है n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि जो है आगे आप लोगों को बताया जाएगा होता क्या है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन कोरिलेट या रेट लॉ एक्सप्रेशन correlate the relation between rate of reaction and concentration of reactant is known as या is called as rate law expression। यानी अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में जो संबंध बताने वाला समीकरण है उसे ही हम वेग समीकरण या रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहां देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, रेट वो होगा रेट कांस्टेंट, और यहाँ दो रिएक्टेंट है ए और बी। तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन इसकी पावर m और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन इसकी पावर n इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये m और n इस a और b के बराबर हो, इसके इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये a और b स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक है, और ये जो है केवल लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे लिखा जा सकता है। यानी अगर इस रिएक्शन का रेट हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिखें ऑन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अगर इसको लिखा जाए तो ये रेट जो होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है, वो रेट कांस्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the suitable power जो होगी उसके कंसंट्रेशन के उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक को बताता है, जबकि केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बल गतिकी में ये जो आप रेट निकालते हैं ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। प्रायोगिक मान होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पावर के उसी पावर के इक्वल हो जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिखा है, स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक में लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक रिएक्शन है 2NO2 सब गैसियस फेज में है, F2 gives 2NO2F। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार इस रिएक्शन के लिए रेट जो होगा वो इक्वल होगा रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट
की कंसंट्रेशन उसकी पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगी, यानी उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर उस कंसंट्रेशन टर्म की पावर होगी जितने भी रिएक्टेंट होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं, यानी जो प्रायोगिक प्रेक्षण है जो है उससे ये पता लगा कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो रेट कांस्टेंट और NO2 की कंसंट्रेशन और F2 की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शन दी है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 1, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा उसमें जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म होंगे उसकी जो पावर होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में रिएक्शन के दिया होगा। क्यों, ये रेट एक्सप्रेशन जो है हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और ये थ्योरेटिकली जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा जाता है। तो इसीलिए ये जो पावर होती है वो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताती है और वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। इसमें एक टर्म आया के का, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। तो ये क्या होता है? मान लीजिए कोई रिएक्शन A टू B हो रही है और 0 टाइम पर यानी इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन जो है मोलर कंसंट्रेशन A है, इनिशियली इसकी 0 होगी। मान लीजिए T टाइम तक रिएक्शन होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बचती है। तो इस रिएक्शन का रेट dx by dt ये किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से आप लिख सकते हैं dx by dt, इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन एक कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां पर जो ये k होगा ये क्या होगा? रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। अब इसको ये आप जानते हैं ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1 रेट लॉ एक्सप्रेशन को, वेग नियम को प्रदर्शित करती है। अगर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिट हो जाए, यूनिट का मतलब 1 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यानी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 टू रेट यानी dx by dt किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। यानी किसी भी रिएक्शन का
जो वेग स्थिरांक होता है उस रिएक्शन के वेग के बराबर होगा कब? जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो। ये किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा, इसको यहां से परिभाषित कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए एक निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है, एक विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल प्रति लीटर है। यानी जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा? The rate of reaction when the molar concentration of each reactant or molar concentration of reactant is unity। और चूंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पर है, एक विशेष अवस्था पे है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट हो, इकाई हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। इसी कारण जो है इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। इसके आगे एक लाइन बढ़ा देंगे। इसी कारण इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। इसी कारण इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। यानी इसको ये लाइन नीचे थोड़ा कम क्लियर है, तो इसको आगे ऊपर लिख देते हैं। इसी कारण इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो यहां पे इसको डिफाइन करेंगे, यानी रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the rate of reaction when the molar concentration
ऑफ रिएक्टेंट्स और ईच रिएक्टेंट, अगर एक से अधिक अभिकारक होंगे तो प्रत्येक की सांद्रता यूनिट होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और ईच रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। इसीलिए इसको इट इज ऑल्सो नोन एज a specific rate of reaction। इसीलिए इसको विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जब इसमें कंसंट्रेशन टर्म जो है यूनिट हो जाएगा तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के। तो बिल्कुल सिंपल से डिफिनेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, एट दैट टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिट होनी चाहिए। अब आइए, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें एक टर्म, एक फैक्टर था टेम्परेचर। तो उसी की जो है बात करेंगे। तो यहाँ रेट कांस्टेंट पे जो है जो फैक्टर इफेक्ट डालेंगे उसकी बात करेंगे और रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की जाएगी। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देख लेते हैं। वेग स्थिरांक की इकाई। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट होता है, जनरल जो आप लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर जो k की यूनिट होगी, तो ये k किसके इक्वल आ जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n। और ये रेट क्या होता है, ये आपको पहले वीडियो में इस चैप्टर के बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। और ये कंसंट्रेशन का टर्म है, सांद्रता का पद है, तो सांद्रता की घात n, कंसंट्रेशन की पावर n, यानी ये किसके इक्वल हुआ, सांद्रता में परिवर्तन रेट डिवाइडेड बाय लगा समय। और ये रिएक्टेंट है, तो ये अभिकारक की सांद्रता रेज़ टू द पावर n। तो अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट, और कंसंट्रेशन की यूनिट आप जानते हैं मोल लीटर इनवर्स। टाइम, अगर हम टाइम को सेकंड में लिखें तो ये सेकंड इनवर्स। और यहाँ से कंसंट्रेशन किस पे लिखेंगे, सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में, इसकी पावर n। यहाँ से सारे टर्म को जो है अरेंज कर लीजिए। तो ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो जो
इसकी पावर जिसकी पॉजिटिव होगी वो यहाँ निगेटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाने पर जिसकी निगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मोल, इसकी पावर 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट आ जाएगी। अब आपको अगर रिएक्शन का ऑर्डर पता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख देंगे, सेकंड ऑर्डर है 2 रख देंगे। यानी अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n की वैल्यू 0, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है n की वैल्यू 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है n की वैल्यू 2 रख देंगे। और किसी भी n-1 ऑर्डर है तो n की वैल्यू n-1 रख दीजिए। आप किसी भी रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फैक्टर्स affecting rate constant, यानी वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट जो है फैक्टर जो है आपका है टेम्परेचर, ताप। तो इसमें जो है दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट कहते हैं, यानी वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। तो ताप गुणांक होता क्या है? जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इसके डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। ये है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ rate constant at two temperatures separated by 10 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली ये जो दो टेम्परेचर हम लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, उसका ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो भिन्न तापों पर सामान्यतः ये जो है यह मुख्यतः
35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं। ये वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपका ताप गुणांक के टी प्लस 10 डिग्री और के टी डिग्री इसके रेशियो के बराबर, इसके अनुपात के बराबर, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक का अनुपात होगा और उस टेम्परेचर में 10 डिग्री का डिफरेंस होगा। वो केल्विन में भी हो सकता है, सेल्सियस में भी हो सकता है। और यूजुअली इसको हम सामान्यतः इसमें जो दो ताप लेते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और इस रेशियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 लगभग 2 के बराबर आती है। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या दर 2 गुनी आ जाती है। मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए 2 आता है, बहुत से रिएक्शंस के लिए 2 और 3 के बीच भी, 2 और 3 के बीच भी वैल्यू ये लाई करती है। यानी अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो उसकी रेट 2 टाइम्स हो जाएगी। अब इसका रीजन आप समझ गए होंगे, मैथमेटिकली इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका रेट है वो के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n है, तो जब ये के 10 डिग्री इंक्रीज करने पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे, तो रेट नेचुरली 2 टाइम्स हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, उसका वेग कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के जो डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो देखिए 10 के जब डिफरेंस निकालेंगे तो 3 डिफरेंस आएंगे, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 45 से 55। तो जो 10 डिग्री के जितने रेंज आएंगे 2 की पावर उतने टाइम्स कर दीजिएगा, वही उसका जो इंक्रीज इन रेट होगा उसको बताएगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 यानी 55 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 8 टाइम्स 8 गुना हो जाएगा। अब रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर के इफेक्ट से रिलेटेड जो है दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ते हैं। मैथमेटिकल relation between rate constant and temperature.
यानी वेग स्थिरांक और ताप में गणितीय संबंध। इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से, आर्हीनियस समीकरण। तो ये बोर्ड में पूछा जाता है, आर्हीनियस इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर इस पे न्यूमेरिकल ही आते हैं। ये हम आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से बताएंगे। तो किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, उसके वेग स्थिरांक और टेम्परेचर में जो इफेक्ट है उसको आर्हीनियस समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे बताया जाता है। और इसका डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्हीनियस ने किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन दिया, उसी को आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन क्या थी? K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखें तो नेचुरल लॉग K इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ई ए बाई आर टी। log 10 की बेस में कन्वर्ट करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 ये सभी आर्हीनियस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म है, यानी 1, 2, 3 एंड 4 जो है आर वेरियस फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। समीकरण 1, 2, 3 और 4 जो है वो आर्हीनियस समीकरण के विभिन्न रूप हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज है उसको जान लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। ई ए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा जिसको कहते हैं। ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। आर आर आप सभी लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। ए यहां पर ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए जो है
वो आर्हीनियस कोफिशिएंट है, आर्हीनियस गुणांक या आर्हीनियस स्थिरांक, इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये आर्हीनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी ये जो है आर्हीनियस गुणांक या आर्हीनियस स्थिरांक या इसको आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो e की पावर में ये टर्म आया है EA/RT, इसको जो है बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहा जाता है। EA/RT जो टर्म है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोल्ट्जमैन गुणांक भी कहा जाता है। आर की वैल्यू वो डिपेंड करेगा कि आपका एनर्जी किस टर्म में दिया है। अर्ग में होगा तो 8.314 इंटू 10⁻⁷, अगर जूल में दिया होगा तो 8.314 पुट करेंगे, और अगर कैलोरी में होगा तो 1.987 या 2 ऑलमोस्ट 2 लिखते हैं, 1.987 होता है। तो R की वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए आपको, R जो होगा 8.314 इंटू 10⁻⁷, ये अर्ग पर मोल पर केल्विन होता है, और यही वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और यही 1.987 ऑलमोस्ट 2 लिखा जाता है कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये वैल्यू आर की भी याद रहनी चाहिए। अब इसमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 एक्सपोनेंशियल टर्म में है और इक्वेशन 4 जो है लॉगरिथम टर्म में दिया है। दोनों ही जो है आर्हीनियस इक्वेशन है। तो अगर इसमें ग्राफ खींचा जाए, अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें k और t में, और इक्वेशन 4 की बात करें log k और 1/t में, तो ग्राफ कैसा आएगा? दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन दोनों को इरेज नहीं किया अभी। तो ग्राफ कैसा आएगा अगर हम इक्वेशन 1 से k और t में, यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कैसा आएगा? मैथ्स वाले तो आसानी से बता सकते हैं इसको, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, e के टर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा t की वैल्यू
इंक्रीज करेगी, रेट कांस्टेंट जो होगा वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। चरघातांकी पद में लिखा हुआ है, तो अगर हम इक्वेशन 1 से के और टी के टर्म में यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब अगर इक्वेशन 4 के टर्म से, ये इक्वेशन 4 जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो यहां पर x की जगह क्या है 1/t और y की जगह log k। तो log k और 1/t में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? देखिए यहाँ पे m स्लोप या ढाल नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी है, तो ग्राफ किस तरह से आएगा? इस तरह से। मान लीजिए ये जो ग्राफ जहां पे कट कर रहा है ये पॉइंट बी है, तो ये कटा हुआ अंतःखंड है यानी OB इंटरसेप्ट है अंतःखंड, और ये किसकी वैल्यू देगा? C की, C यानी log A, और इसका जो स्लोप tan थीटा होगा, ढाल या स्लोप, वो किसकी वैल्यू देगा? इस m की। तो यहां पर m के किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, -EA/2.303 R, इसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से जो है हम EA एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस गुणांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन 4, इस समीकरण 4, इसकी हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी फ्रॉम इक्वेशन 4 जो आपने लिखा है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT, इससे अगर at T1 and T2 temperature the rate constants are K1 and K2 respectively, यानी T1 और T2 ताप पर वेग स्थिरांक के मान क्रमशः K1 और K2 हो, तो इसके लिए जो इक्वेशन 4 की हेल्प से हम दो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT1 और log K2 इज इक्वल टू log A
माइनस ई ए बाई 2.303 RT2। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्हीनियस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही चीज जो है आर्हीनियस फैक्टर के लिए भी होता है, यानी सक्रियण ऊर्जा और आर्हीनियस गुणांक ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, वो हमेशा उसके लिए जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और टेम्परेचर चेंज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से अगर हम इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, log k2 माइनस log k1, log a का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा और ई ए बाई 2.303 r कॉमन होगा, 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 और log a माइनस b, इसके हेल्प से हम इसको log k2 माइनस k1 को log k2 बाई k1 लिख सकते हैं। या इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि T2 इज ऑलवेज हायर टेम्परेचर, T2 जो है हमेशा अधिक ताप है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से, आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन की हेल्प से, यानी इक्वेशन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इक्वेशन 6 और इसको इक्वेशन 7, तो हम समीकरण 6 और 7 इसकी हेल्प से ई ए की वैल्यू जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमको रेट कांस्टेंट दिया हो। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ई ए की वैल्यू जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, कोई भी रिएक्शन ऊष्माशोषी हो या ऊष्माक्षेपी हो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, धनात्मक मान होता है। तो हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो होगा रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज करेगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, जब ई ए की वैल्यू 0, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 होगी तो उसी को छोड़ करके बाकी सभी टेम्परेचर पर जो है रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। इसके अलावा जितनी भी रिएक्शन दो तरह की होती है, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। तो जितनी भी फास्ट रिएक्शन होती हैं उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो और रेट कांस्टेंट हाई होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट के क्वेश्चन है कि तीव्र अभिक्रियाओं के लिए जो है सक्रियण ऊर्जा का मान हमेशा कम और वेग स्थिरांक अधिक होता है। फास्ट रिएक्शंस के लिए जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू हमेशा लो होती है। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो रही है तो फास्ट कब होगी, जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उसके पास है,
यानी इसकी वैल्यू कम होगी, आपको बाहर से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए फास्ट रिएक्शन के लिए लो होती है और रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। और ई ए जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, और हर एक रिएक्शन के लिए अब उसकी अलग अलग एक डेफिनेट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, फिक्स होती है। इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक इस पर डिपेंड नहीं करेगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसीलिए जो है रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।